अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। अभी हम लोग जो है एक रिपोर्टिंग के लिए फुलपरास जा रहे हैं और ये रिपोर्टिंग असल में जो मामला है वो एक ऐसा मामला है जो मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान के तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और जो भी संविधान प्रेमी लोग हैं उन्हें इस बारे में मालूमात जो है वो होनी चाहिए। आप तमाम लोग जानते हैं 5 अगस्त को जो है 8 अगस्त को भारत के लोकसभा के अंदर एक बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पेश किया था जिसका नाम था वक्फ अमेंडमेंट बिल। इस बिल के ज़रिए वक्फ बोर्ड की जो ताकतें हैं उसमें कुछ न कुछ कहा सकता है कमी लाने की कोशिशें हैं। यूँ तो जो रिपोर्ट सामने आए हैं उसके अनुसार लगभग 100 से ज़्यादा तरमीम जो है वो इस बिल में करने की कोशिश है, यानी कि 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट, मतलब जो कानून है उसके अंदर 100 से ज़्यादा बदलाव करने की बातें हो रही हैं। उन 100 में लगभग 40 से ज़्यादा ऐसे चेंजेस करने की कोशिश हो रही है, इस तरह की चेंजिंग करने की कोशिश हो रही है जो यकीनी तौर पर ये बात कही जा सकती है कि मुसलमानों के ऊपर सीधा जो है वो हमला है और मुसलमानों की जो हुकूक है, हक़ है, उसे छीनने की एक कोशिश की जाने वाली है। ऐसे में लोग समझ रहे हैं कि वक्फ़ का मामला सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड का है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सीधे तौर पर मुसलमानों का मामला है और तमाम मुसलमानों का मामला है। अब आप कहेंगे एक मुसलमान कैसे वक्फ से इफ़ेक्टिव होता है? कोई इंसान जो पैदा होता है उसका मरना यकीनी है, ऐसे में मौत के बाद आपको कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। अक्सर जो कब्रिस्तान की ज़मीनें हैं वो आपको वक्फ़ की ज़मीन है, यानी कि वक्फ़ की हुई ज़मीन है। वक्फ़ का शाब्दिक अर्थ होता है दान दे देना, वक्फ़ कर देना। तो बेसिकली जो मुसलमान हैं वो अल्लाह की राह में ज़मीनों को वक्फ़ कर देते हैं लोगों के लिए कि लोग अपना जो है वो वहाँ उस ज़मीन से फ़ायदा उठाएंगे और अल्लाह उसके बदले में सवाब देगा, ये एक मकसद होता है। ऐसे में हिंदुस्तान में 3 जो कहा सकता है फील्ड है उसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। पहला है रेलवे के पास हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीन है। भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है और तीसरे नंबर पर वक्फ़ का मामला है, यानी कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं और ये ज़मीन बहुत ज़्यादा है जिसके बारे में हम लोग तसव्वुर भी शायद नहीं कर सकते। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वक्फ बोर्ड में तरमीम कर दी जाती है तो उसमें मामला ये है कि बहुत सारे राइट्स जो हैं वो आपको कलेक्टर को दे दिया जाएगा कि वो जांच पड़ताल करेंगे ज़मीन सही है नहीं है, क्या वो ज़मीन वक्फ की है नहीं है, कागजात देखे जाएंगे। अब जब कागजात देखने की बात आएगी तो उसमें एक टर्म होता है, वो है रजिस्टर्ड डीड, यानी कि एक डीड पेपर होता है जो रजिस्टर्ड है भारतीय सरकार से। अब सवाल यह है कि मान लीजिए कि किसी इलाके में 400 साल 500 साल पुरानी मस्जिद है तो आपको लगता है कि उसका कोई रजिस्टर्ड डीड होगा? नहीं होगा। आज़ादी से पहले इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। 400 साल 500 साल पुरानी कागजात को संभाल करके रखना ये भी कोई आसान काम नहीं होता है। तो क्या उन तमाम ज़मीनों को लगभग जो आप समझिए कि 70-75% से ज़्यादा वक्फ की ज़मीन ऐसी हो जाएगी जिसके प्रॉपर कागजात जो है वो इस तरह से नहीं मिलेंगे, रजिस्टर्ड डीड वगैरह, तो क्या उन ज़मीनों को छीन लिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल। अब चूँकि हम फुलपरास जा रहे हैं, फुलपरास का एक मामला ये है कि वहाँ आज एक ताज़ा मामला सामने आया है। वहाँ एक गाँव है, उस गाँव में कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के ऊपर अब बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि वो एक स्कूल बनाना चाहती है। ऐसा नहीं है कि उस इलाके में और ज़मीनें खाली नहीं हैं, लेकिन वहाँ स्थानीय एक मंत्री हैं, उसी क्षेत्र की मंत्री हैं, उनके बारे में ये बातें कही जा रही है कि उन्होंने वो ज़मीन अलॉट करवाया है सरकार को कि ऐसा है साहब कि हमारे क्षेत्र में जो है कि स्कूल बना दीजिए और वो स्कूल वो कब्रिस्तान पर बनाना है। जो हमें अभी तक रिपोर्ट मिला है, हालांकि आगे हम उस रिपोर्ट को देखेंगे कि क्या उस पूरे मामले में सच्चाई है, लोगों से बातचीत करेंगे। आप फुल वीडियो जो है उसका हिंदुस्तानी मीडिया पर भी आप देख पाएंगे। तो उस मामले में अगर आप जो मुझे खबर मिली है कि सन 1935-40 के आसपास से जो है वहाँ पर कब्रिस्तान है, यानी कि आज़ादी 1947 से पहले से। और 1965 में दरभंगा के अपर समाहर्ता ने उस ज़मीन को, जो कब्रिस्तान की ज़मीन है, एक रिटायर्ड कहा सकता है आर्मी ऑफिसर थे उस वक्त, मिलिट्री से ताल्लुक़ रखते थे, उन मिलिट्री वाले को बंदोबस्त कर दी गई ज़मीन। फिर 1966 में स्थानीय एक विधायक थे वहाँ पर, अब्दुल हाई साहब गालिबन उनका नाम था, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के अपर समाहर्ता को शिकायत की, दरभंगा अपर समाहर्ता को। जब दरभंगा अपर समाहर्ता को शिकायत की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले पर ज़मीन पर आकर के जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला कि नहीं भाई यहाँ पे तो कब्रिस्तान है। तो फिर ये 1966-67 में जो है फैसला आ गया कि ऐसा है कि ये ज़मीन कब्रिस्तान की है और किसी को जो बंदोबस्त की गई है वो रद्द कर दी जाती है। उसके बाद
1979 में ये मामला जब दरभंगा से मधुबनी ज़िला बनता है बाद में, तो मधुबनी ज़िला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी जाती है। वो साहब भी आते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है, ये ज़मीन जो है वो कब्रिस्तान की है। तो वो कब्रिस्तान की ज़मीन थी। लेकिन अब सन 2024 में जब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के खेमे में चले गए हैं, तब उनके सरकार की मंत्री ने और उनके लोगों ने, उनके पदाधिकारियों ने वहाँ पर एक स्कूल बनाने का फैसला कर दिया है। और वो जो स्कूल बन रहा है वो स्कूल उसी कब्रिस्तान के ऊपर बनाने की बात सामने आ रही है। अब अगर कब्रिस्तान के ऊपर स्कूल बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि स्कूल के लिए पहले बेसमेंट तैयार करना होगा। स्कूल के लिए जो है वो सीधे तौर पर अगर आप समझें तो स्कूल बनाने से पहले वहाँ पर खुदाई होगी, मिट्टी भराई होगी और तमाम तरीके का जो कार्यक्रम है वो होगा। तो क्या ऐसे में तमाम डेड बॉडीज़ जो वहाँ पर दफन किए गए हैं, जो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले तक दफन किए जा चुके हैं, क्या उन तमाम डेड बॉडीज़ को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा? क्या उन मुसलमानों की लाशों के साथ बेहुरमती की जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर के लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम अभी वहीं जा रहे हैं, वहाँ जा करके इस मामले पर बातचीत करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि देखिए, कैसे वक्फ की ज़मीन अगर आपके हाथ से निकल जाती है तो न जाने इस देश में हज़ारों लाखों ऐसे कब्रिस्तान होंगे जिस ज़मीन पर बाद में सरकारी अफसरान के द्वारा ये दावा कर दिया जाएगा कि ऐसा है साहब कि ये जो ज़मीन है वो हमारी जो वक्फ की ज़मीन थी वो वक्फ की ज़मीन नहीं है, कागजात मुकम्मल नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को शामिल किया जाएगा। मतलब आप सोच करके देखिए, एक बड़ा अच्छा मशहूर गाना आया था कि हमारे अंगना में तुम्हारा काम है, इस तरह का कोई लाइन था। तो जब मामला हमारा, कब्रिस्तान हमारी, जहाँ दफन हम होंगे, जहाँ पर किसी नॉन मुस्लिम को दफन नहीं किया जा सकता, जब मामला मसाजिद का, जहाँ पर नमाज मुसलमान पढ़ेंगे, तो उसके लिए फिर नॉन मुस्लिम मेंबरान की ज़रूरत क्या है? लेकिन सरकार ऐसा चाहती है। कलेक्टर साहब को, जैसे आपको याद होगा, पहले कलेक्टर साहब, आजकल डीएम हो गया है, डीएम नाम करके आप सुनते होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन पहले कलेक्टर हुआ करते थे। कलेक्टर साहब की कलेक्टरी बड़ी खतरनाक हुआ करती थी, अंग्रेज़ों के ज़माने का ये पोस्ट है। और अंग्रेज़ों ने क्यों कलेक्टर पद का, कह सकता है कि आविष्कार किया था, या बखूबी जानते होंगे अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो ये एक मामला सामने आया है। अब सोच करके आप देखिए कि अगर ऐसा होता है तो न जाने कितने कब्रिस्तानों को, न जाने कितने ही मज़ारात को, न जाने कितने ही खानकाहों को, न जाने कितने मसाजिदों को टारगेट कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये ज़मीन जो है वो कब्रिस्तान की नहीं है, ये ज़मीन जो है वो सरकारी है, ये ज़मीन के कागजात नहीं है, इसका प्रॉपर डीड नहीं है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इसके नाम पर क्या किया जाएगा? उन ज़मीनों पर जो है बुलडोज़र की कार्रवाई, उन मसाजिदों पर, उन कब्रिस्तानों पर, उन खानकाहों पर, उन मज़ारात पर जो है वो बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी। तो सीधे तौर पर मुसलमानों को जो है वो टारगेट किया जाएगा। यही वजह है कि हम अभी इस खबर के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या कुछ इस मामले को लेकर के खबरें सामने आती है। लेकिन जो आधिकारिक खबर हम तक पहुंची थी लोगों के द्वारा, वो हमने आपको बताया है। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कि आपको लगता है कि ये जो वक्फ बिल लाई गई है, अगर जेपीसी के द्वारा इस बिल को पास कर दिया जाता है, यानी कि जेपीसी इस पर सहमति जता देती है, तो आने वाले वक्त में मुसलमानों के लिए ये एक बहुत ख़तरे की घड़ी हो सकती है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि कैसे कब्रिस्तान के ऊपर स्कूल बनाने की बात सामने आ रही है। अब मुमकिन है कि हम लोग जब खबर बनाएं उसका असर हो तो वो ना हो, वहाँ पर स्कूल ना बने, कोई नई ज़मीन ली जाए। लेकिन एक इंसान, आपके पास आपका मीडिया प्लेटफॉर्म कितना है आप जानते हैं। आपके पास 10 नाम नहीं होंगे अगर आप काउंट करेंगे, 15, 20, 25 नाम आप गिन लेंगे, लेकिन उनके पास की तादाद लाखों में है। फिर आप कैसे जीतेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर सोचने की ज़रूरत है, फिक्र करने की ज़रूरत है। आप तमाम लोग जो कुछ भी सोचेंगे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमारा ये इस पूरे मामले को लेकर के जो रिपोर्टिंग है वो वीडियो हम हिंदुस्तानी मीडिया पर जल्दी अपलोड करेंगे। आप उस पूरे मामले पर अपनी राय वहाँ भी दे सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।